सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी। सो जैसे कि आप थंबनेल देख के आए होंगे, आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये टॉपिक जो है वो क्लियर नहीं रहता, तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे पूरा इस वीडियो में। तो स्टार्ट करने से पहले जल्दी से सब लोग जुड़ जाओ भाई, ठीक है? इज इट ऑडिबल? ठीक है, इज इट ऑडिबल? यस, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को इस सेशन को शेयर करो, और अगर ये सेशन अच्छा लगे तो लाइक करो, क्योंकि जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही कमिटमेंट किया हूँ कि मैं आप लोग के लिए एक तो पीवाईक्यू सीरीज भी चलती रहेगी, साथ में हमारी कॉन्सेप्चुअल सीरीज भी चलती होगी। पहले आपने वीडियो देखा होगा कि कंपोस्ट सर्वे और प्रिज्मेटिक कंपोस्ट सर्वे में प्रिज्मेटिक कंपोस्ट और सर्वेयर कंपोस्ट का डिफरेंस, उस पर हम लोग बात किए थे। टाइप्स ऑफ सॉइल पर मैंने एक लेक्चर लेके आया, डेमो लेक्चर। पिछला जो वीडियो था वो थियोडोलाइट पे था, अगर नहीं देखे होगे तो जाके जरूर देखना। थियोडोलाइट के कॉन्सेप्ट, आपके फंडामेंटल लाइंस को लेके, एरर को लेके, वो सब कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। वैसे ही ये जो टॉपिक है ये बहुत ही कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है, और कई बार इंटरव्यू में भी पूछा जाता है ये टॉपिक, ठीक है? इंटरव्यू वगैरह में भी पूछा जाता है। और अगर आप देखोगे आरसीसी का जो बेस बनता है वो इसी टॉपिक के बाद से बनना स्टार्ट होता है, ठीक है? कि हमको कैसे एनालाइज करना है वर्किंग स्ट्रेस मेथड से, और कैसे एनालाइज करना है लिमिट स्टेट मेथड से, दोनों का डिफरेंस क्या है। तो इस पर हम लोग बात करेंगे। बने रहो इस सेशन में, बहुत मजा आने वाला है। बहुत लंबा टाइम अपना नहीं जाएगा, 45 से 50 मिनट, मगर बहुत ही मजा आएगा। एकदम आपका क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट होगा, एकदम मक्खन के जैसे कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा, ठीक है? तो अगर मैं बात करूं डिजाइन मेथड्स की, तो जनरली हमारे दिमाग में दो मेथड्स आते हैं। एक, या तो हम लोग WSM, जो हम लोग ओल्ड कोड बुक बोलते हैं, ठीक है? आरसीसी की कोड क्या है आपकी? IS 456, ठीक? तो जैसे कि जो हमारी ओल्ड कोड जो कि अपडेट थी आपकी 1978, वो पूरा टोटली किसके ऊपर बेस्ड थी? WSM, वर्किंग स्ट्रेस मेथड पे। अब जो न्यू कोड आप देखोगे लगभग वो आपकी जो है लिमिट स्टेट मेथड पे, क्योंकि बहुत सारी चीजें अभी भी हम लोग काय से डिजाइन कर रहे हैं, मैक्सिमम चीजें हम लोग अभी लिमिट स्टेट मेथड से डिजाइन कर रहे हैं। क्या रीजन है उसके पीछे, उस पर हम लोग बात करेंगे, ठीक है? और कुछ कुछ चीजें अभी भी, जैसे आप वाटर टैंक वगैरह आप देखोगे, अभी भी वो WSM से ही हम उसको क्या कर रहे हैं? डिजाइन कर रहे हैं। मगर मैक्सिमम आप अगर कॉलम ले लो, आप स्लैब ले लो, बीम ले लो, ये सभी अभी आप देखोगे तो ये लिमिट स्टेट मेथड से डिजाइन हो रहा है। क्या रीजन है इसके पीछे? क्यों वर्किंग स्ट्रेस मेथड उतना ज्यादा अब यूज नहीं होता? क्यों लिमिट स्टेट मेथड ज्यादा यूज हो रहा है? इन सब पर हम लोग बात करेंगे। तो पहले आप सामने देख रहे हो कि 3 मेथड होते हैं भाई, ठीक है? एक्चुअली जनरली हम लोग 2 ही मेथड पे बात करते हैं, वर्किंग स्ट्रेस मेथड और लिमिट स्टेट मेथड। मगर देखा जाए एक और मेथड हुआ था जो बाद में आउटडेटेड हो गया, वो था अल्टीमेट लोड मेथड, ठीक है? वर्किंग स्ट्रेस मेथड जो है वो टोटली किसके ऊपर बेस्ड होता है? इट इज बेस्ड ऑन स्ट्रेस। वो किसके ऊपर बेस्ड होता है? वर्किंग स्ट्रेस मेथड स्ट्रेस के ऊपर बेस्ड होता है, ठीक? वैसे ही अगर मैं बात करूं अल्टीमेट लोड मेथड जो आया था, ये टोटली किसके ऊपर बेस्ड था? लोड के ऊपर बेस्ड था। टोटली किसके ऊपर बेस्ड था? लोड के ऊपर। मगर जब लिमिट स्टेट मेथड आया, लिमिट स्टेट मेथड आपका लोड पे भी बेस्ड है और स्ट्रेस पे भी बेस्ड है। लोड पे भी बेस्ड है और स्ट्रेस पे भी बेस्ड है। बात को समझना, ध्यान से सुनना, एक एक पूरे सेशन में बने रहना, ठीक है? ऐसा नहीं कि थोड़ा सा देखे सर बाद में देखूंगा, मगर पूरा बने रहोगे तो कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर होगा, ठीक? मैं क्या बोल रहा हूं, वर्किंग स्ट्रेस मेथड किसके ऊपर बेस्ड था? स्ट्रेस पे। लोड पे कभी बात नहीं किया वर्किंग स्ट्रेस मेथड, ठीक है? अब एक कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझना, जब भी मैं मटेरियल की बात करूंगा, सुनना इस चीज को, जब भी मैं मटेरियल की बात करूंगा, मटेरियल मतलब कंक्रीट हो गया, ठीक है, स्टील हो गया, मैं बोलूंगा कि मैं अंडर एस्टिमेट कर रहा हूं मटेरियल को। मतलब मैं जो पार्शियल सेफ्टी फैक्टर रहेगा उससे मैं उसको डिवाइड करूंगा। उसके पीछे मैं रीजन अभी बताऊंगा, ठीक है? कि कोई भी मटेरियल अगर वो आपका 10 न्यूटन पर mm स्क्वायर में वो क्या हो रहा है, उतनी स्ट्रेस वो झेल सकता है, उसके बाद वो फेल हो जाएगा। मैं क्या कोशिश करूंगा, उसको पहले ही रोक दूं, उसको 10 न्यूटन पर mm स्क्वायर तक पहुंचने ना दूं स्ट्रेस को, ठीक? मैं 8 न्यूटन पर mm स्क्वायर में ही स्ट्रेस को रोक दूं। इसलिए मैं क्या करूंगा, एक सर्टेन पार्शियल सेफ्टी फैक्टर से डिवाइड करूंगा। क्लियर हुई बात? इसलिए हमेशा अगर कोई मटेरियल आया, स्टील आया या कंक्रीट आया, जो भी मटेरियल आया, और मैं अगर वहां पे स्ट्रेस पे बात कर रहा हूं, डिजाइन स्ट्रेस पे बात कर रहा हूं, तो मैं वहां पार्शियल सेफ्टी फैक्टर से उसको डिवाइड करूंगा,
ठीक है, स्ट्रेस वगैरह के केस में। मगर जब लोड वगैरह का केस आएगा तो वहां पे मैं डिजाइन लोड की जब मैं बात करूंगा वहां पे मैं ओवर एस्टिमेट करता हूं, वहां मैं पार्शियल सेफ्टी फैक्टर को मल्टीप्लाई करता हूं कि अभी तो ये लोड इतना आ रहा है, आज से 50 साल बाद 100 साल बाद अगर यहां पे लोड बढ़ा तो क्या होगा, वहां पे मैं ओवर एस्टिमेट करता हूं। तो ये दो चीजों को ध्यान में रखना, बहुत सारी चीजें अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो लिमिट स्टेट मेथड स्ट्रेस पे भी बात करता है और लोड पे भी बात करता है, ठीक है, स्ट्रेस पे भी बात करता है और लोड पे भी बात करता है। मगर अल्टीमेट लोड मेथड उतना सक्सेसफुल नहीं हुआ, सेक्शन बहुत पतले बने, ठीक है, जिसके कारण इजीली वो मुड़ जाते थे, ये सब हो जाता था, ठीक है, उतना ये आउटडेटेड हो गया। तो अभी हम लोग मेजरली दो चीजों पे बात करेंगे। एक है आपका, वन इज योर वर्किंग स्ट्रेस मेथड, ठीक है, वर्किंग स्ट्रेस मेथड, और एक है आपका लिमिट स्टेट मेथड, लिमिट स्टेट मेथड, ठीक है। कई लोग फुल फॉर्म ही पूछ देता है, कई बार इंटरव्यू में आपसे फुल फॉर्म ही पूछ देता है, ठीक। अगर मैं बात करूं, ठीक है, अगर मैं बात करूं लिमिट स्टेट मेथड और वर्किंग स्ट्रेस मेथड के बारे में, तो वो जो वर्किंग स्ट्रेस मेथड है आपका, ठीक है, वो टोटली किसके ऊपर बेस्ड है, स्ट्रेंथ सेफ्टी क्राइटेरिया, ठीक है, किसके ऊपर बेस्ड है, ये टोटली स्ट्रेंथ पे बेस्ड है, ठीक है, स्ट्रेंथ पे बात करता है, सिर्फ स्ट्रेंथ पे बात करता है, ठीक है। अभी हम लोग बात करेंगे स्ट्रेंथ मतलब कि आपका जो स्ट्रक्चर है वो किन किन चीजों के कारण कोलैप्स हो सकता है, उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, ठीक है, कंप्रेशन के कारण, ठीक, फ्लेक्सर के कारण, ठीक है, शियर के कारण, ठीक, टॉर्शन के कारण, ठीक, कहीं आपका स्ट्रक्चर कोलैप्स तो नहीं हो रहा इन सब चीजों के कारण, उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, इसके बारे में वर्किंग स्ट्रेस मेथड बात करता है। मगर कभी भी ये सर्विसिबिलिटी के बारे में बात नहीं करता, ठीक है, सर्विसिबिलिटी के बारे में कभी भी ये बात नहीं करता, ठीक। अगर आप बाइक भी लेते हो, ठीक है, तो अगर मैं बात करूं कि आप देखते हो ना बाइक की सर्विस लाइफ, आप अरे यार सर्विसिंग में अभी दिया नहीं हूं इसलिए गाड़ी जो है धुआं छोड़ रही है, ठीक है, इसलिए आवाज कर रही है, दिक्कत आ रहा है, मगर गाड़ी चल रही है, मगर आप सर्विसिंग नहीं कराए हो, प्रॉपर उसमें ऑयल नहीं दिए हो, ठीक है, आप प्रॉपर उसको मैकेनिक को दिखाए नहीं हो, तो इसलिए दिक्कत आ रही है, आपकी गाड़ी में दिक्कत आ रही है। मगर अगर उस दिक्कत को सही टाइम में हम प्रिकॉशन नहीं दिए तो आगे चल के गाड़ी खराब हो सकती है, ठीक है, मगर गाड़ी आपकी चल जा रही है। वैसे स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर की एक स्ट्रेंथ होती है और एक सर्विस होती है, सर्विसिबिलिटी होती है, जैसे कि डिफ्लेक्शन, जैसे कि वाइब्रेशन, जैसे कि कोरोजन या क्रैकिंग, ठीक है। तो ताकि ये सब भी हमको देखना जरूरी है कि अगर भाई कोई बीम वगैरह है, अगर वो कहीं पे डिफ्लेक्शन हो गया या क्रैक आ गया वहां पे, ठीक है, इसका मतलब वहां पे आपको सर्विस देना जरूरी है। इसका मतलब अगर आप ध्यान नहीं दिए तो आगे चल के वहां पे दिक्कत हो सकती है, ठीक है। मगर स्ट्रेंथ क्या है, स्ट्रेंथ तो भाई स्ट्रक्चर का, अगर वो सबसे सेफ्टी क्राइटेरिया, पहली प्रायोरिटी आपको स्ट्रेंथ पे देना है, उसके बाद सर्विसिबिलिटी पे आपको देना है, ठीक है। अगर स्ट्रेंथ पे आप ध्यान नहीं दिए तो पूरा स्ट्रक्चर कोलैप्स हो जाएगा। क्लियर हुई बात? इसीलिए वर्किंग स्ट्रेस मेथड सिर्फ स्ट्रेंथ पे बात करता है, ठीक है। मगर वहीं अगर मैं बात करूं लिमिट स्टेट मेथड की, तो लिमिट स्टेट मेथड किस पर बात करता है भाई, एक तो स्ट्रेंथ पे बात करेगा ही, ठीक है, स्ट्रेंथ सेफ्टी पे तो बात करता ही है, स्ट्रेंथ सेफ्टी एंड सर्विसिबिलिटी क्राइटेरिया, ठीक है, इस पर बात करता है, सर्विसिबिलिटी क्राइटेरिया पे बात करता है, स्ट्रेंथ और सर्विसिबिलिटी दोनों पे बात करता है, दोनों पे बात करता है। ये स्ट्रेंथ पे भी बात करता है और सर्विसिबिलिटी पे भी बात करता है। अभी हम लोग देखेंगे आगे चल के, जैसे कि सर्विसिबिलिटी में डिफ्लेक्शन हो गया, ठीक है, जैसे कि वाइब्रेशन हो गया, जैसे कि क्रैकिंग हो गया, ये सब सर्विसिबिलिटी में आती है चीजें, तो दोनों के बारे में बात करता है, ठीक। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो वर्किंग स्ट्रेस मेथड टोटली किसके ऊपर बेस्ड है, स्ट्रेस के ऊपर बेस्ड है, ठीक है, इट इज बेस्ड ऑन स्ट्रेस, स्ट्रेस के ऊपर बेस्ड है। जो भी हम एनालिसिस करेंगे, अभी मैं बताऊंगा परमिसिबल स्ट्रेस क्या होती है, तो जनरली जो वर्किंग स्ट्रेस मेथड है आपका किसके ऊपर बेस्ड है, स्ट्रेस के ऊपर बेस्ड है। समझ पा रहे हो बात को, स्ट्रेस के ऊपर बेस्ड है। मगर वहीं अगर मैं बात करूं लिमिट स्टेट मेथड, लिमिट स्टेट मेथड किसके ऊपर बेस्ड है आपका, स्ट्रेन के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। यहां जो भी आप एनालिसिस करते हो वो स्ट्रेन के ऊपर करते हो, ठीक है, क्लियर। पूरा लिमिट स्टेट मेथड आप उठा के देखोगे, ठीक, आप जो एनालिसिस करोगे जब अंडर रेनफोर्स सेक्शन, ओवर रेनफोर्स सेक्शन, सिंगली रेनफोर्स सेक्शन, ठीक है, डबली रेनफोर्स सेक्शन,
शियर के बारे में एनालिसिस करोगे तो सब में आप एनालिसिस जो करते हो वो स्ट्रेन के ऊपर स्ट्रेन के बेस पे करते हो, ठीक है, स्ट्रेन के बेस पे करते हो लिमिट स्टेट मेथड को। मगर वहीं अगर मैं बात करूं वर्किंग स्ट्रेस मेथड में, तो वर्किंग स्ट्रेस मेथड में हम जो भी एनालिसिस करते हैं वो किसके ऊपर बेस्ड रहता है, स्ट्रेस के ऊपर बेस्ड रहता है, स्ट्रेस के ऊपर बेस्ड रहता है। क्लियर हुई बात। नेक्स्ट पॉइंट पे अपन बात करते हैं। ठीक, अगर मैं बात करूं वर्किंग स्ट्रेस मेथड आपका इलास्टिक मेथड होता है, ठीक है, यहां पे हम कंक्रीट हो या स्टील हो, ठीक है, उसको हम कैसे एनालाइज करते हैं, अप टू इलास्टिक लिमिट तक, ठीक है, अप टू इलास्टिक लिमिट तक हम उसको एनालाइज करते हैं, ठीक है, बियॉन्ड इलास्टिक लिमिट हम लोग उसको एनालाइज नहीं करते, अप टू इलास्टिक लिमिट तक ही हम एनालाइज कर पाते हैं वर्किंग स्ट्रेस मेथड में। मगर वहीं अगर मैं बात करूं लिमिट स्टेट मेथड में, तो लिमिट स्टेट मेथड में हम लोग बियॉन्ड द पॉइंट जाते हैं, थोड़ा हम लोग जो हमारी लिमिट है उसको थोड़ा सा क्रॉस करते हैं, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, सेमी इलास्टिक बोलते हैं, सेमी इलास्टिक। दिस इज योर सेमी इलास्टिक। ये किसके ऊपर बेस्ड है, सेमी इलास्टिक के ऊपर। ये इलास्टिक के ऊपर बेस्ड है और ये किसके ऊपर बेस्ड है, सेमी इलास्टिक। समझ पा रहे हो बात को, सेमी इलास्टिक के ऊपर बेस्ड है। ठीक, अब और अगर मैं बात करूं वर्किंग स्ट्रेस मेथड के बारे में, तो वर्किंग स्ट्रेस मेथड जो भी चीजें बात की है ना, इसने डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच बताया कि भैया अभी आपके स्ट्रक्चर में इतना लोड आ रहा है, ठीक है, 100 किलो न्यूटन लोड आ रहा है, तो आप जो भी डिजाइन करोगे जितना लोड उसके ऊपर आ रहा है उसी के बेसिस पे करोगे। आप कोई प्रोबेबिलिटी लेके नहीं चलोगे, आप कोई डिजाइन लोड लेके नहीं चलोगे कि भाई आज से 50 साल बाद 100 साल बाद अगर लोड बढ़ गया, ठीक है, अगर लोग और आके रहने लगे इस घर पे, या और किसी प्रकार का लोड इस पर आ गया तो क्या होगा, कोई प्रोबेबिलिटी हम नहीं लेते यहां पे, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया कि वर्किंग स्ट्रेस मेथड में सिर्फ और सिर्फ वो किसके ऊपर बेस्ड है, स्ट्रेस पे, लोड का कहीं नामो निशान नहीं है, ठीक है। इसीलिए जो वर्किंग स्ट्रेस मेथड है वो किसके ऊपर बेस्ड है, डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच, डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच, ठीक है। और ये किसके ऊपर बेस्ड है, प्रोबेबिलिटिक अप्रोच, प्रोबेबिलिस्टिक, प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच, ठीक है। यहां पे एक सर्टेन प्रोबेबिलिटी आप ले रहे हो कि अभी मेरे स्ट्रक्चर पे इतना लोड आ रहा है, मगर आज से 50 साल बाद अगर मेरा लोड बढ़ गया स्ट्रक्चर पे तो क्या होगा, ठीक है, तो क्या होगा, एक प्रोबेबिलिटी लेके चल रहे हो आप, ठीक है। प्रोबेबिलिटी आप जानते ही हो, ठीक है, चांसेस वहां 50-50 रहते हैं, ठीक। अगर आप एक टॉस को, क्वाइन को उछालोगे, हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है, तो एक प्रोबेबिलिटी आप लगा के चलते हो, ठीक है, कि अगर लोड ज्यादा हो गया, ठीक है, या उतना जितना आप सोचे उतना नहीं भी गया, मगर एक आप सेफ्टी लेके चलते हो कि बढ़ गया तो क्या होगा, एक प्रोबेबिलिटी अप्रोच लगा के चलते हो। मगर यहां डिटर्मिनिस्टिक, जितना फिक्स है, ठीक है, जो आपका वर्किंग लोड है उसी के ऊपर आप एनालाइज करोगे, जो आपका सर्विस लोड है उसी पे आप एनालाइज करोगे, ठीक है। मगर यहां पे आप फैक्टर्ड लोड के पीछे जाओगे, फैक्टर्ड लोड, अभी हम लोग बात करेंगे डिजाइन लोड के पीछे जाओगे। क्लियर हुई बात, क्लियर हुई बात। नेक्स्ट पॉइंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पे हम लोग मॉड्यूलर रेशियो को यूज करते हैं, ठीक है, मॉड्यूलर रेशियो, मॉड्यूलर रेशियो इज यूज्ड, ठीक। और यहां पे मॉड्यूलर रेशियो इज नॉट यूज्ड। अब ध्यान से सुनना इस बात को, ध्यान से सुनना इस बात को। व्हाट इज मॉड्यूलर रेशियो, मॉड्यूलर रेशियो की बात करूं अगर मैं, आप लोग स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में पढ़ते हो, ठीक है, दो आपका जो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी है, ठीक है, एक हम किसका कंपेयर करते हैं, दो चीजें हमारे पास, एक किस क्या है, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील, और एक क्या है, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट, ठीक है। इन दोनों का जो रेशियो होता है वो क्या होता है, आपका एम होता है, मॉड्यूलर रेशियो होता है, दैट इज योर मॉड्यूलर रेशियो, ठीक। और डिजाइन जो फॉर्मूला है इसका, अगर मैं डिजाइन फॉर्मूला की बात करूं, ठीक है, तो डिजाइन फॉर्मूला क्या है इसका, m इज इक्वल टू 280 अपॉन 3 सिग्मा CBC। मैं इस पर बात करूंगा आगे चल के, ठीक है। ये इसका डिजाइन फॉर्मूला होता है जो पार्शियल इफेक्ट ऑफ क्रीप को लेता है, पार्शियल इफेक्ट ऑफ क्रीप को लेता है, ठीक है। एक्चुअली मॉड्यूलर रेशियो का फॉर्मूला ये है, मगर ये डिजाइन फॉर्मूला है मॉड्यूलर रेशियो का। क्यों हम यहां पे वर्किंग स्ट्रेस मेथड में मॉड्यूलर रेशियो का क्या काम है, कोई मेरे को बता सकता है,
कमेंट सेक्शन में मॉड्यूलर रेशियो का क्या काम है। ठीक है, हम यहां पे क्या करते हैं वर्किंग स्ट्रेस मेथड में, इक्विवेलेंट सेक्शन का कॉन्सेप्ट लेके आते हैं। मतलब हम यहां पे कंक्रीट और स्टील दोनों को अलग अलग एनालाइज नहीं करते। ठीक है, हम क्या करते हैं, हम एक इक्विवेलेंट सेक्शन मान लेते हैं। हम लोग या तो उसको कंक्रीट के टर्म में आप ले सकते हो या स्टील के टर्म में ले सकते हो। ठीक है, आप क्या करते हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल स्ट्रेस। ठीक है, आप स्ट्रेस कितना ले रहे हो कंक्रीट का, अगर वो सीए स्ट्रेस ले रहे हो आप, सीए इज इक्वल टू स्ट्रेस इन कंक्रीट। ठीक है, वैसे ही अगर मैं बात करूं स्टील में, तो स्टील में हम क्या करते हैं, उसको एक सर्टेन मॉड्यूलर रेशियो से हम डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, हम जो भी सेक्शन को ले रहे हैं उसको हम लोग इक्विवेलेंट सेक्शन मान रहे हैं इन टर्म्स ऑफ कंक्रीट। जो भी सेक्शन है हमारा, ठीक है, उस पर अगर मैं टेंशन पे बात कर रहा हूं तो टेंशन को भी हम लोग किसके टर्म में ले रहे हैं, स्टील पे हम अगर मैं बात कर रहा हूं तो स्टील को भी हम किसके टर्म में ले रहे हैं, इन टर्म्स ऑफ कंक्रीट ही हम एनालाइज कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए उसको मैं आगे चल के और डिटेल में बताऊंगा वर्किंग स्ट्रेस मेथड में, कि जो भी हम सेक्शन को यहां पे अलग अलग इंडिविजुअली अलग अलग एनालाइज नहीं करते। ठीक है, हम एक इक्विवेलेंट सेक्शन बोल के हम एनालाइज करते हैं और उसके लिए हमको मॉड्यूलर रेशियो की जरूरत पड़ती है। हम पूरे सेक्शन को एक इक्विवेलेंट सेक्शन मान के एनालाइज करते हैं, इसलिए हमको मॉड्यूलर रेशियो की जरूरत पड़ती है। इसीलिए हम लोग इस मॉड्यूलर रेशियो को यहां पे यूज करते हैं। ठीक है, इसलिए आप देखे होंगे कि स्टील की जो स्ट्रेस है वो TA/M, सर ये M क्या है, मॉड्यूलर रेशियो है। ठीक है, या सिग्मा ST/M, ये क्या है आपका, वहां पे स्ट्रेस है, जो स्टील की जो स्ट्रेस है। समझ पा रहे हो आप, समझ पा रहे हो, कमेंट सेक्शन में बताना समझ पा रहे हो कि नहीं। ठीक है, नहीं तो मैं एक बार और बताऊंगा। तो यहां पे WSM में हम इक्विवेलेंट सेक्शन का कॉन्सेप्ट लेते हैं, इसलिए मॉड्यूलर रेशियो को हम यहां पे लेते हैं। मगर वहीं अगर मैं बात करूं LSM में, ठीक है, LSM में मेरे को कंक्रीट को मैं अलग एनालाइज करूंगा और स्टील को मैं अलग एनालाइज करूंगा, इसलिए मेरे को LSM में मॉड्यूलर रेशियो का कॉन्सेप्ट की जरूरत नहीं है। मॉड्यूलर रेशियो की जरूरत नहीं है, इस कॉन्सेप्ट को एकदम दिमाग में बिठा लो। ठीक है, और नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, ठीक है, एक कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे। ठीक, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो यहां पे परमिसिबल स्ट्रेस कॉन्सेप्ट इज यूज्ड। यहां पे परमिसिबल स्ट्रेस का यूज होता है। परमिसिबल स्ट्रेस क्या होती है भाई, व्हाट इज परमिसिबल स्ट्रेस। ठीक, अगर मैं बात करूं, ठीक है, अगर मैं बात करूं स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व मैंने बनाया, ठीक, कंक्रीट की। ठीक है, और यहां पे कहीं मेरा इलास्टिक, अगर कहीं पे पॉइंट है इलास्टिक लिमिट यहां कहीं पे आ रही, तो मैं क्या करता हूं, मेरी जो परमिसिबल स्ट्रेस है, ठीक है, परमिसिबल स्ट्रेस है, दैट इज यील्ड स्ट्रेस अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी। ठीक है, यील्ड स्ट्रेस को, ठीक है, यहां पे कहीं मेरा यील्ड पॉइंट होगा, ठीक है, यहां कहीं पे मेरा यील्ड पॉइंट होगा, उस यील्ड पॉइंट को मैं एक सर्टेन फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड कर दूंगा। मतलब मैं यील्ड पॉइंट तक भी पहुंचने दूंगा, ये मेरी परमिसिबल स्ट्रेस हो जाएगी। ठीक है, ये मेरी परमिसिबल स्ट्रेस हो जाएगी। इसलिए आप लोग देखते हो परमिसिबल स्ट्रेस, ठीक है, अलग अलग वहां पे रहती है, जैसे सिग्मा CBC यहां पे आप देख रहे हो। ठीक है, तो दिस इज यूर परमिसिबल बेंडिंग कंप्रेसिव स्ट्रेस। ठीक, वैसे ही आप सिग्मा ST देखते हो, वो डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेस स्टील की हो जाती है। तो ये परमिसिबल स्ट्रेस है, हम जो भी डिजाइन करते हैं परमिसिबल स्ट्रेस तक करते हैं। क्लियर, मतलब एक यील्ड स्ट्रेस है, उसको एक सर्टेन फैक्टर ऑफ सेफ्टी से आप डिवाइड कर दो, वो आपकी क्या हो जाती है, परमिसिबल स्ट्रेस। मगर यहां पे किसका कॉन्सेप्ट यूज हुआ, यहां पे डिजाइन स्ट्रेस का कॉन्सेप्ट यूज हुआ, डिजाइन स्ट्रेस का कॉन्सेप्ट हुआ। ठीक, डिजाइन स्ट्रेस अभी हम लोग बात करेंगे इस पे, डिजाइन स्ट्रेस क्या होता है। यहां पे परमिसिबल स्ट्रेस का कॉन्सेप्ट नहीं है, डिजाइन स्ट्रेस का कॉन्सेप्ट है। मतलब आप जो आपकी स्ट्रेस है, ठीक है, उसको आप क्या कर रहे हो, जो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है या जो भी, उसको एक सर्टेन फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड कर रहे हो। अभी मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग की क्लास में, यहां पे अंडर एस्टिमेट कर रहे हो, एक सर्टेन फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड कर रहे हो। अब वो फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितनी होती है दोनों पे, उस पर हम लोग बात करेंगे। ठीक, यहां पे अगर मैं बात करूं तो कंक्रीट की जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी होती है, ठीक, वो होती है 3, और यहां पे स्टील की जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी होती है, ठीक, वो होता है 1.8। ठीक, और यहां पे अगर मैं बात करूं फैक्टर ऑफ सेफ्टी, ठीक, किसकी, कंक्रीट की, तो वो होता है 1.5। और यहां पे अगर मैं स्टील की बात करूं फैक्टर ऑफ सेफ्टी, तो ये आपका 1.15 होता है, 1.15 होता है। ठीक है भाई, ये लो, देखो ध्यान से, अब दिख रहा है आपको,
दिख रहा है, जो चीज समझाया है मैंने उसी को यहां पे लिखा हूं, ठीक। वर्किंग स्ट्रेस मेथड किसके ऊपर बेस्ड है? स्ट्रेंथ सेफ्टी क्राइटेरिया पे बेस्ड है। मगर लिमिट स्टेट मेथड किस पे बेस्ड है? स्ट्रेंथ सेफ्टी सर्विसिबिलिटी क्राइटेरिया पे बेस्ड है। यहां पे सर्विसिबिलिटी भी आएगी, ठीक। ये किस पे बेस्ड है? स्ट्रेस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। ये किस पे बेस्ड है? स्ट्रेन कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, ठीक है। यहां पे डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच आप यूज कर रहे हो, यहां पे प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच आप यूज कर रहे हो, क्लियर। ये इलास्टिक मेथड तक जाता है, उसके बियॉन्ड नहीं जा पाता। हम जो भी मटेरियल को हम इलास्टिक लिमिट तक ही, इलास्टिक पॉइंट तक ही हम जहां तक इलास्टिसिटी है मटेरियल में वहीं तक एनालाइज कर पाते हैं, उससे बियॉन्ड हम नहीं जा पाते। मगर यहां पे हम सेमी इलास्टिक लेके चलते हैं, ठीक। अगर मैं फेलियर थ्योरी की बात करूं तो यहां पे मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी आपकी जो है फेलियर थ्योरी, और यहां पे मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी है। मैंने अभी बताया कि यहां पे मॉड्यूलर रेशियो का कॉन्सेप्ट यूज होता है, क्योंकि हमको यहां पे इक्विवेलेंट सेक्शन का कॉन्सेप्ट यूज करना है, मगर यहां पे मॉड्यूलर रेशियो का कॉन्सेप्ट यूज नहीं होता। क्लियर हुई बात? समझ में आई बात? ठीक है। और अगर मैं बात करूं परमिसिबल स्ट्रेस की, तो यहां पे परमिसिबल स्ट्रेस यूज होती है आपकी, ठीक। और फैक्टर ऑफ सेफ्टी हम कितना लेके चलते हैं मटेरियल का? यहां पे कंक्रीट का 3 होता है, स्टील का 1.8 होता है, और यहां पे जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी है 1.5 होता है और स्टील का 1.15 होता है, ठीक। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी किसका कम है? एलएसएम का, ठीक है। और वर्किंग स्ट्रेस का फैक्टर ऑफ सेफ्टी ज्यादा है, तो इस हिसाब से ज्यादा स्ट्रेस कौन बियर करेगा? जिसका फैक्टर ऑफ सेफ्टी कम है वो ज्यादा स्ट्रेस को बियर इजीली कर लेगा। तो कौन स्ट्रेस को ज्यादा अच्छे तरीके से बियर कर पाएगा? तो लिमिट स्टेट मेथड अच्छे से कर पाता है, क्योंकि उसकी फैक्टर ऑफ सेफ्टी कम है, ठीक। इसलिए अगर मैं बात करूं तो लिमिट स्टेट टेक स्ट्रेस वैल्यू एट हायर वैल्यू, ठीक है। हायर लेवल तक स्ट्रेस वैल्यू को ये हैंडल कर सकता है, ठीक, कंपेयर टू WSM। क्यों? बिकॉज ऑफ लेस फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऑफ मटेरियल की फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्योंकि यहां पे कम है, मटेरियल की फैक्टर ऑफ सेफ्टी कम है। कंक्रीट की कितनी है? 1.5 है, और स्टील की कितनी है? 1.15 है। सर इसका पीछे रीजन क्या है? फैक्टर ऑफ सेफ्टी कंक्रीट की एकदम ज्यादा क्यों और स्टील की कम क्यों? बात करेंगे इस पे, ठीक है। क्वालिटी कंट्रोल के कारण बात करेंगे इस पे। ES गेट में भी कई बार पूछा है क्वेश्चन, ठीक है। तो नेक्स्ट अपन बात करते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको पूरा बताया इसके बारे में। अब जैसे अगर मैं लिमिट स्टेट मेथड की बात करूं तो लिमिट स्टेट मेथड दो चीज पे बात कर रहा है, एक स्ट्रेंथ पे बात कर रहा है और एक सर्विसिबिलिटी पे बात कर रहा है, ठीक है। तो एक तरफ मैंने क्या लिख दिया? लिमिट स्टेट ऑफ स्ट्रेंथ, और एक तरफ मैंने क्या लिख दिया? लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी, ठीक है। अब लिमिट स्टेट ऑफ स्ट्रेंथ में क्या आ जाएगा आपका? मैंने जैसे बताया फ्लेक्सर मेंबर कौन सा है? बीम आपकी क्या है? फ्लेक्सर मेंबर है, ठीक है। तो जो भी आपके स्ट्रक्चर में जो एक्सटर्नल लोड आ रहा है, ठीक है, उस एक्सटर्नल लोड के कारण, ठीक है, जो बेंडिंग उसमें डेवलप हो रही है, क्लियर, जो फ्लेक्सर उसमें डेवलप हो रहा है, फ्लेक्सर स्ट्रेस आ रही है, क्या आपका जो बीम है वो उसको बियर कर पा रहा है कि नहीं, ठीक है। हम यहां पे मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस वगैरह पता करते हैं, ठीक, कि वो बीम की मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कितना है, रेजिस्टिंग कैपेसिटी कितनी है, ठीक है। वैसे शियर को क्या रेजिस्ट कर पा रहा है क्या? जनरली आप देखोगे तो कॉर्नर्स में, बीम के कॉर्नर्स में शियर डोमिनेट करता है, ठीक है। तो शियर को कितना वो झेल पा रहा है? नहीं तो इन सब के कारण फेलियर होता है। आप देखोगे यहां पे अलग अलग फेलियर पढ़ोगे, डायगोनल कंप्रेशन फेलियर, ठीक है, डायगोनल टेंशन फेलियर, ठीक है। तो लिमिट स्टेट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपका स्ट्रक्चर यहां फेल हो सकता है अगर ये अपने लिमिट से ज्यादा क्रॉस हो गया। अगर आपका सेक्शन आप डिजाइन कर रहे हो तो आपका जो सेक्शन है उसकी रेजिस्टिंग कैपेसिटी अगर कम हो गई और जो एक्सटर्नल लोड आ रहा है उसकी कैपेसिटी ज्यादा हो गई तो स्ट्रक्चर फेल हो जाएगा, ठीक है। इसलिए हम लोग चेक करते हैं मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस जो है आपका, लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस जो है वो एक्सटर्नल मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस से ज्यादा है कि कम है, ये हम लोग आगे चल के चेक करते हैं, सिंगली डबली ये सब में देखते हैं। टॉर्शन के कारण तो फेल नहीं हो रहा, ठीक है। कंप्रेशन, जो कि कॉलम आपका क्या होता है? कंप्रेशन मेंबर होता है, तो वहां पे हम देखते हैं कि कंप्रेशन के कारण। क्लियर हुई बात? तो ये पूरा क्राइटेरिया, इसी पे अभी आप देखे होंगे PWD या WRD में क्वेश्चंस बने थे, ठीक है, इसी से उठा के पूछ दिया था स्टेटमेंट बना के। क्लियर हुई बात? वहीं अगर मैं सर्विसिबिलिटी पे बात करूं तो यहां पे डिफ्लेक्शन, क्रैकिंग और वाइब्रेशन आता है। कोरोजन को भी लोग इंक्लूड करते हैं, मगर जनरली आप स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक उठा के देखोगे तो वहां पे आपको डिफ्लेक्शन, क्रैकिंग और वाइब्रेशन दिखेगा, ठीक है। डिफ्लेक्शन, क्रैकिंग और वाइब्रेशन जनरली जो हम लोग स्पेसिंग देते हैं ना,
बीम वगैरह डिज़ाइन करते हैं तो उसके पीछे बार्स वगैरह में स्पेसिंग देते हैं। वो क्यों देते हैं? ताकि क्रैकिंग, आपकी क्रैक्स को कम किया जा सके। क्लियर हुई बात? तो डिफ्लेक्शन हो गया, वाइब्रेशन हो गया, क्रैकिंग हो गया, ये सर्विसिबिलिटी में आता है। ठीक है, मतलब इसके कारण स्ट्रक्चर एकदम से टूट तो नहीं जाएगा, गिर तो नहीं जाएगा, मगर स्ट्रक्चर की जो सर्विस लाइफ है वो खराब हो रही है। आपको ध्यान देना स्टार्ट करना पड़ेगा। ज़्यादा दिन ध्यान नहीं दोगे तो फिर आगे चल के दिक्कत आई। कहीं क्रैक आ गया घर में तो इसका मतलब वहाँ जो इशू है आप उसको फुलफिल करो। ठीक है, क्लियर हुई बात? तो ये सर्विस हो गया, ये सर्विस हो गया और ये स्ट्रेंथ हो गया। तो एलएसएम दोनों पे बात किया, मगर डब्ल्यूएसएम सर्विसिबिलिटी पे बात नहीं किया। इस बात को अच्छे से समझना, डब्ल्यूएसएम सर्विसिबिलिटी पे बात नहीं किया, वो सिर्फ स्ट्रेंथ पे बात करता है। क्लियर हुई बात? नेक्स्ट अपन बात करते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात, डिजाइन स्ट्रेस ऑफ मटेरियल। अभी मैं बात कर रहा था कि एलएसएम किस पर बात करता है? डिजाइन स्ट्रेस, परमिसिबल स्ट्रेस पे बात नहीं करता। व्हाट इज डिजाइन स्ट्रेस? अभी मैं बोल रहा था कि हर मटेरियल को हम लोग क्या करेंगे, स्ट्रेस का जब कॉन्सेप्ट आएगा अंडर एस्टिमेट करेंगे। मतलब डिजाइन स्ट्रेस इज इक्वल टू, या डिजाइन स्ट्रेंथ इज इक्वल टू कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ अपॉन पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी। ठीक है, पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी। कंक्रीट की बात करो तो वहां पे 1.5 से डिवाइड करोगे, स्टील की बात करो तो 1.15 से करोगे। क्या रीजन है सर, क्यों हम लोग कंक्रीट को 1.5 ज्यादा दे रहे हैं? कोई बता सकता है कमेंट सेक्शन में। और क्या रीजन है कि स्टील का 1.15 है? ठीक है, यहां पे आप देखोगे हम 2 बार डिवाइड करेंगे कंक्रीट में, बिकॉज ऑफ क्वालिटी कंट्रोल। ठीक, कंक्रीट की देखोगे प्रॉपर्टी चेंज होते जाती है। आप लैब में टेस्ट करोगे तो अलग वैल्यू आएगी, मगर फील्ड में जाओगे तो उसकी प्रॉपर्टी बदल जाएगी। ठीक है, ये अलग अलग मटेरियल से मिलकर बना है, ये आपका हिट्रोजीनियस कंपाउंड है। ठीक है, तो क्वालिटी कंट्रोल के कारण, क्वालिटी कंट्रोल के कारण हम यहां पे क्या करते हैं, फैक्टर ऑफ सेफ्टी भी ज्यादा देते हैं। और यहां आप देखोगे हम लोग उसको 2 बार डिवाइड करेंगे, देख सकते हो आप यहां पे। ठीक है, यहां पे अगर मैं बात करूं, यहां पे अगर मैं बात करूं कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ कितना होता है भाई कंक्रीट का? FCK, द स्ट्रेंथ बिलो विच नॉट मोर देन 5% टेस्ट रिजल्ट्स आर एक्सपेक्टेड टू फेल। तो दैट इज योर FCK अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी या पार्शियल सेफ्टी फैक्टर कितना होता है कंक्रीट का? 1.5। तो इसको जब सॉल्व करोगे कितना आ रहा है? 0.67 FCK आ रहा है। ठीक है, 0.67 FCK। तो आप देख सकते हो लैब वगैरह में जो आप टेस्ट करते हो, क्यूब वगैरह से जो टेस्ट करते हो, यूनिएक्सियल लोडिंग से करते हो, तो आप कितना लेते हो? जो कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है FCK उसी को लेते हो। मगर जब बात बीम की आ गई, ठीक है, एनी टाइप ऑफ लोडिंग की आ गई, तो वहां पे एक सर्टेन फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेके चलोगे आप, सर्टेन फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड करोगे, और वो क्या है? 0.67 FCK। मगर जब साइट पे जाने की बात हो गई, किसी भी प्रकार की लोडिंग पे साइट पे आप लेके जा रहे हो, तो आप उसको फिर से एक फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड करोगे, फिर से एक बार डिवाइड करोगे, और आप कितना आएगा? 0.45 FCK। तो आप जनरली जब भी LSM डिजाइन करते हो तो वहां स्ट्रेस आपका कितना होता है कंक्रीट का? 0.45 FCK होता है, 0.45 FCK होता है। रीजन समझ में आया? ठीक है, पहले लैब वगैरह में कितना था? क्यूब वगैरह टेस्टिंग में, यूनिएक्सियल लोडिंग में FCK था। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया? फिर से एक पार्शियल सेफ्टी फैक्टर से डिवाइड किया, क्योंकि अब आप एनी टाइप ऑफ लोडिंग में आपको देखना था, बीम वगैरह में देखना था, तो 0.67 FCK आया। मगर जब आप साइट में जा रहे हो, एनी टाइप ऑफ लोडिंग कर रहे हो, तो और आपको सेफ्टी लेके चलना है, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी चेंज होती है, क्वालिटी कंट्रोल उतना नहीं क्लियर है। तो आप यहां पे क्या करते हो? यहां पे क्या करते हो? आप फैक्टर ऑफ सेफ्टी से फिर से डिवाइड करते हो भाई, फिर से डिवाइड करते हो। ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा? 0.45 FCK मिलेगा। और ये 0.45 FCK, ये 0.45 FCK आपकी डिजाइन स्ट्रेस होगा कंक्रीट का। आगे चल के जब मैं पढ़ाऊंगा आपको पूरा सिंगली रेनफोर्स सेक्शन का पूरा डायग्राम सिखाऊंगा, ठीक है, कैसे वो हम लोग एजम्पशंस कैसा होता है, प्लेन सेक्शन बिफोर बेंडिंग रिमेन प्लेन इवन आफ्टर बेंडिंग, इसका मतलब स्ट्रेन आपका थ्रू आउट द क्रॉस सेक्शन लीनियरली वेरी कर रहा है। ठीक है, या फिर आप अगर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व की बात करो तो वहां पे कैसा डायग्राम बनेगा, इस पर हम लोग बात करेंगे आगे चल के। ठीक, तो वहां पे जो स्ट्रेस आप लोगे ना, डिजाइन स्ट्रेस, वो 0.45 FCK होगा। इसके पीछे रीजन यही है। ठीक है, वहीं आप देखो, अब स्टील पे आप लोग बता दोगे, स्टील पे क्या होगा? फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितनी होती है? 1.15। ठीक है, यहां पे कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ कितनी होती है स्टील की? FY यील्ड स्ट्रेंथ, इसको डिवाइड करो 1.15 से, कितना आएगा? 0.87 FY। सर इसको आपने एक बार और क्यों नहीं डिवाइड किया? ठीक, क्योंकि लैब में आप देखोगे FY है वैल्यू, मगर जब आप फैक्ट्री वगैरह इन सब की बात करोगे तो 0.87 FY।
बट यहां पे क्वालिटी कंट्रोल की जरूरत नहीं है स्टील में, कंक्रीट में क्वालिटी कंट्रोल की जरूरत थी, इसलिए मैंने यहां बोल्ड अक्षरों में लिखा हूं फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऑफ कंक्रीट इज हायर देन स्टील बिकॉज क्वालिटी कंट्रोल ऑफ कंक्रीट इज इंफीरियर देन स्टील। क्वालिटी कंट्रोल ऑफ कंक्रीट इज इंफीरियर देन स्टील। कई बार आपका स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस उठा लो, गेट उठा लो, ठीक है, या आप ईएससी उठा लो, उसमें ये क्वेश्चन बना है, क्लियर। तो कॉन्सेप्ट क्लियर होने बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। सेशन को लाइक करते जाना अगर समझ में आ रहा है, और सेशन होने के बाद कमेंट जरूर करना भाई, तभी मैं इस प्रकार के और भी सेशन लाऊंगा। कॉन्सेप्चुअल सीरीज चलती रहेगी अपनी, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो अब देखो डिजाइन लोड आ गया। लोड में मैंने क्या बोला था, ओवर एस्टिमेट करना है। स्ट्रेस में क्या करना था, अंडर एस्टिमेट, डिवाइड कर रहे थे। लोड में क्या करना है, ओवर एस्टिमेट करना है। एक सर्टेन पार्शियल फैक्टर सेफ्टी से आपको क्या करना है, यहां पे मल्टीप्लाई करना है, ठीक, कि भाई अभी तो आपका लोड 10 किलो न्यूटन आ रहा है, मगर आज से 10-20 साल बाद, 50 साल बाद, ठीक है, तो यहां पे आप क्या करोगे, फैक्टर ऑफ सेफ्टी से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक। डिजाइन लोड किसको बोलते हैं, जिस लोड पे हम स्ट्रक्चर को डिजाइन करते हैं। तो डिजाइन लोड इज इक्वल टू कैरेक्टरिस्टिक लोड इनटू पार्शियल सेफ्टी फैक्टर, ठीक। और कैरेक्टरिस्टिक लोड क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक लोड आपका होता है, इट मींस द वैल्यू ऑफ लोड विच हैज 95% प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट बीइंग एक्सीडेड ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ स्ट्रक्चर। वो लोड जिसकी प्रोबेबिलिटी, ठीक, विच हैज प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट बीइंग एक्सीडेड ड्यूरिंग लाइफ ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक लोड। अगर ये कैरेक्टरिस्टिक लोड में अगर मैं पार्शियल सेफ्टी फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे को क्या मिल जाएगा, डिजाइन लोड मिल जाएगा। समझ पा रहे हो बात को, डिजाइन लोड मिल जाएगा, ठीक। अब देखो अलग अलग पार्शियल सेफ्टी फैक्टर के बारे में बात कर रहे हैं, तो इतना आपको क्लियर हो गया कि लोड में मल्टीप्लाई करना है। आप आगे चल के जब एलएसएम डिजाइन करोगे देखोगे आपको वर्किंग लोड दे दिया, सर्विस लोड दे दिया, बोल रहा है डिजाइन लोड बताओ या फैक्टर लोड बताओ, तो आप क्या करोगे, लोड में मल्टीप्लाई करोगे फैक्टर ऑफ सेफ्टी को, ठीक है। अब कितनी वैल्यू है सर फैक्टर ऑफ सेफ्टी, कहां पे कितना लेना है, उस पर हम लोग अभी बात करेंगे, मगर वहीं जहां पे स्ट्रेस आएगा, मटेरियल की बात होगी, वहां अंडर एस्टिमेट करोगे, डिवाइड करोगे फैक्टर ऑफ सेफ्टी से, ठीक है। अब ये देखो लोड कॉम्बिनेशन, ये कोड से लिया हूं भाई, IS 456 से, मैं और कहीं से नहीं उठाया हूं, IS 456 इंडियन स्टैंडर्ड 456 जो आपकी RCC कोड है वहां से लिया हूं। लोड कॉम्बिनेशन, ठीक। अगर यहां पे आप अलग अलग प्रकार की लोड, डेड लोड आप जानते हो, ठीक है, जो आपका सेल्फ वेट होता है वो आपका डेड लोड है, ठीक, जो कि टाइम के साथ चेंज नहीं होता, जिसका मैग्नीट्यूड टाइम के साथ चेंज नहीं होता। वहीं अगर मैं लाइव लोड या इंपोज लोड की बात करूं तो ये इसका मैग्नीट्यूड टाइम के साथ चेंज होता है, ठीक है। लोड कॉम्बिनेशन है, एक आपका अर्थक्वेक लोड होता है, ठीक है, जो अर्थक्वेक के कारण डेवलप हो रहा है, ठीक। एक आपका विंड लोड होता है, अगर आप मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाओगे तो वहां विंड लोड भी आएगा, ठीक है। ये अलग अलग प्रकार के लोड हैं, उसी का कॉम्बिनेशन हम लोग देख रहे हैं, ठीक। तो अगर मैं बात करूं, अब देखो इधर ये कोलैप्स का क्राइटेरिया है, लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स का, और ये जो क्राइटेरिया है ये सर्विसिबिलिटी का क्राइटेरिया है, कंफ्यूज मत होना, क्योंकि लिमिट स्टेट मेथड किस पे बात करता है, कोलैप्स पे भी बात करता है और सर्विसिबिलिटी पे भी बात करता है, कोलैप्स पे भी बात करता है और सर्विसिबिलिटी पे भी बात करता है, ठीक है भाई, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं यहां पे डेड लोड और लाइव लोड की, डेड लोड और लाइव लोड की अगर मैं बात करूं तो आप देख सकते हो डेड लोड का कितना है 1.5, लाइव लोड का कितना है 1.5, ठीक है। डेड लोड का 1.5, लाइव लोड का 1.5, क्लियर। वहीं अगर मैं बात करूं डेड लोड प्लस, ठीक है, विंड लोड और अर्थक्वेक लोड। अब सर ऐसा क्यों, विंड लोड और अर्थक्वेक लोड को एक साथ क्यों नहीं ले रहे हो आप, ठीक। मेरे को एक बात बताओ, अगर आप जापान वगैरह में देखे होगे अर्थक्वेक बहुत आता है, ठीक है, क्या वहां पे आप मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाओगे जहां पे विंड को भी आप कंसिडर करोगे, नहीं बनाओगे, ठीक है। या आप ऐसी जगह विंड मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बना रहे हो जहां पे भूकंप वगैरह कम आता है, ठीक है। मतलब कभी भी विंड लोड और अर्थक्वेक लोड एक साथ हम लोग कंसिडर नहीं करते, या तो आप अर्थक्वेक लोड को कंसिडर करोगे या आप विंड लोड को, मतलब अर्थक्वेक जहां पे ज्यादा आते हैं वहां पे आप अर्थक्वेक लोड को कंसिडर करोगे, और मल्टी स्टोरी बिल्डिंग आप वहीं बनाओगे जहां अर्थक्वेक नहीं आता या बहुत कम आता है, रेयर चांसेस है,
ठीक है, तो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में आपको विंड लोड को कंसिडर करना पड़ेगा। ठीक, तो या तो आप विंड लोड को कंसिडर करोगे या तो आप अर्थक्वेक लोड को कंसिडर करोगे। ठीक है, तो अगर डेड लोड की बात करूं तो डेड लोड प्लस विंड लोड और अर्थक्वेक लोड। ठीक है, तो डेड लोड का कितना है फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.5 और इसका कितना है आपका, ठीक है, विंड लोड या अर्थक्वेक लोड का 1.5। ठीक, अभी मैं एक न्यूमेरिकल कराऊंगा। ठीक, वहीं पे आप देखोगे यहां पे एक और वैल्यू है 0.9 डेड लोड की। इसके पीछे क्या रीजन है, इसके पीछे क्या रीजन है, ओवर टर्निंग। आप देखोगे रिटेनिंग वॉल वगैरह में यहां देखो ओवर टर्निंग। ठीक, फैक्टर 0.9 इज टेकन विद डेड लोड। ठीक, इफ डेड लोड इज प्रोवाइडेड स्टेबिलिटी अगेंस्ट स्लाइडिंग एंड ओवर टर्निंग। जब आप स्लाइडिंग और ओवर टर्निंग का क्राइटेरिया कंसीडर करोगे, स्लाइडिंग और ओवर टर्निंग का क्राइटेरिया कंसीडर करोगे तो डेड लोड आपको फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना लेना है 0.9 लेना है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना लेना है भाई 0.9 लेना है। क्लियर हुई बात। ठीक है, और वहीं अगर मैं बात करूं, ठीक है, डेड लोड लाइव लोड प्लस विंड लोड या फिर अर्थक्वेक लोड, विंड लोड या फिर अर्थक्वेक लोड, तो उसमें कितना लेना है कॉम्बिनेशन 1.2 1.2 1.2। ठीक, मगर वहीं सर्विसिबिलिटी में आप देखोगे फैक्टर, इसकी जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी है पार्शियल सेफ्टी फैक्टर है वो इससे कम है। रीजन कोई बता सकता है, इसके कंपेयर में कम है क्योंकि भाई हमको सेफ्टी ज्यादा किस पर देना है, इस पर ज्यादा सेफ्टी देना है ना, कोलैप्स पे हमको ज्यादा सेफ्टी देना है, ना कि सर्विसिबिलिटी में उतना सेफ्टी देने की जरूरत है। ठीक है, यहां तो अगर आप ध्यान नहीं दिए तो आपका स्ट्रक्चर सीधे कोलैप्स हो रहा है। ठीक, तो ज्यादा ध्यान आपको यहां देना है, इसलिए आप यहां पे फैक्टर ऑफ सेफ्टी ज्यादा लेके चल रहे हो, यहां पे उतना देने की जरूरत नहीं है। ठीक, तो जितना आपका सर्विस लोड है, जितना वर्किंग लोड है उतना ही आप ले सकते हो। यहां दिए 1.1 लिया है, 1.1 लिया है, 1.1 लिया है, यहां पे 1.8 लिया है। क्लियर हुई इतनी बात, इतनी बात क्लियर हुई। एक न्यूमेरिकल बनाओगे इस पे, एक न्यूमेरिकल लोड कॉम्बिनेशन आजकल बहुत देखा जा रहा है क्वेश्चन, एसएससी जेई के पीवाईक्यू भी करा रहा था, वहां पे भी आया था। ठीक है, गेट में भी आ चुका है, एसएससी जेई में भी आ चुका है, स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस में भी आ चुका है। ठीक है, क्या बोल रहा है, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर ऑफ लिमिट स्टेट मेथड इज लिमिट स्टेट फॉर कोलैप्स, अभी मैंने बात किया कोलैप्स, इज हायर देन लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी। रीजन क्या है, बिकॉज सेफ्टी इज इंपॉर्टेंट देन सर्विसिबिलिटी, बिकॉज स्ट्रेंथ सेफ्टी। ठीक है, बिकॉज स्ट्रेंथ सेफ्टी मतलब सेफ्टी इज इंपॉर्टेंट देन सर्विसिबिलिटी। ठीक, स्ट्रेंथ सेफ्टी क्राइटेरिया जो मैं बोल रहा था दैट इज मोर इंपॉर्टेंट देन सेफ्टी क्राइटेरिया, सर्विसिबिलिटी क्राइटेरिया। स्ट्रेंथ सेफ्टी क्राइटेरिया इज मोर इंपॉर्टेंट देन सर्विसिबिलिटी क्राइटेरिया, इसलिए हम यहां पे फैक्टर ऑफ सेफ्टी ज्यादा देते हैं। फिर मैंने क्या बोला, डिजाइन विंड लोड और डिजाइन अर्थक्वेक लोड, ठीक, दोनों एक साथ हम लोग कंसिडर नहीं करते। लोड आर नेवर कंसिडर ऑन स्ट्रक्चर साइमल्टेनियसली, दोनों को विंड लोड और अर्थक्वेक लोड को, विंड लोड और अर्थक्वेक लोड को साइमल्टेनियसली एक साथ हम लोग कंसिडर नहीं करते। जिसकी ज्यादा वैल्यू हो उसको ले लेना न्यूमेरिकल में। ठीक, उसके बाद अगर मैं बात करूं तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी डेड लोड में 0.9 क्यों लिए, क्योंकि हम वहां पे स्लाइडिंग और ओवर टर्निंग को जब कंसिडर करेंगे तो हम लोग लेते हैं। तो चलो एक फटाक से एक न्यूमेरिकल बनाओ यार। ठीक है, ये न्यूमेरिकल बनाओ। क्या पूछ रहा है आपसे, कैलकुलेट द, ठीक है, डिजाइन मोमेंट ऑफ बीम विच इज सब्जेक्टेड टू मोमेंट ड्यू टू डिफरेंट लोडिंग। ठीक है, तो अब 4 प्रकार की लोडिंग दिया है आपको। अब मेरे को ये बताओ आंसर, तुम लोग बताओ, तुम ही लोग बताओ आंसर। ठीक है, इसमें से किस लोड कॉम्बिनेशन को मैं कंसीडर करूंगा, किस लोड कॉम्बिनेशन को कंसीडर करूंगा। ठीक है, क्रिटिकल वैल्यू मेरी क्या आएगी, क्रिटिकल वैल्यू मेरी क्या आएगी, बताओ भाई, देखते हैं कितने लोग बता पाते हैं। बनाओ ये न्यूमेरिकल, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। न्यूमेरिकल बनाओगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जितने लोग भी जुड़े हैं बनाओ भाई, बनना चाहिए, इतना समझाने के बाद आपसे बनना चाहिए। ठीक है, इतना समझाने के बाद आपसे बनना चाहिए। अब नहीं बनेगा तो कब बनेगा। ठीक है, बनाओ बनाओ, जल्दी बनाओ। ठीक है, मैं तुम्हारे आंसर का वेट कर रहा हूं, आंसर आना चाहिए, सभी का आंसर आना चाहिए भाई। ठीक है, सभी का आंसर आना चाहिए। बोलो बोलो। अरे यहीं पे तो दिया है सब चीज, यहां पे दिया हुआ है आपको डेटा, यहां पे डेटा दिया हुआ है। ठीक, तो अगर मैं बात करूं, ठीक है, सबसे पहला कॉम्बिनेशन डेड लोड प्लस लाइव लोड, इसका कॉम्बिनेशन की अगर मैं बात करूं, डेड लोड और लाइव लोड की कॉम्बिनेशन की बात करूं, ठीक, तो डेड लोड और लाइव लोड का कितना ले सकते हो 1.5 इंटू डेड लोड कितना दिया है 100, ठीक, प्लस 1.5 लाइव लोड कितना दिया है 50। ये वैल्यू कितनी आ रही है एटलीस्ट ये बताओ मेरे को। ठीक, दूसरा
डेड लोड प्लस विंड लोड या अर्थक्वेक लोड। अब क्योंकि अर्थक्वेक लोड ज्यादा है तो इसको मैं लूंगा, ठीक। तो ये कितना हो गया 1.5 इंटू 100 प्लस 1.5 इंटू 200, ठीक। तीसरा डेड लोड प्लस, ठीक, लाइव लोड प्लस अर्थक्वेक लोड, ये कितना हो जाएगा 1.2 इंटू 100 प्लस 1.2 इंटू 50 प्लस 1.2 इंटू 200। कितना आ रहा है, किसी ने कैलकुलेट किया? 225 आ रहा है शुभम का, बहुत बढ़िया शुभम, ठीक है। 225 आ रहा है पहला वाला। सेकंड क्या आ रहा है? सेकंड बताओ जल्दी से, सेकंड बताओ, ठीक। अब क्योंकि ये सब आपको किलो न्यूटन मीटर में दिया है, मोमेंट में दिया है, आपको सब्जेक्टेड टू मोमेंट दिया है, तो इन सब की यूनिट क्या हो जाएगी? किलो न्यूटन मीटर। ये कितना आ रहा है? ये किसी ने कैलकुलेट किया? शुभम बताओ जल्दी। 1.5 इंटू 100 प्लस 1.5 इंटू 200, 450 आ रहा है क्या? 450 आ रहा है क्या? चेक करो भाई। हाँ 450 आ रहा है, ठीक। वैसे ही थर्ड वाला करके बताओ, कितना आ रहा है? थर्ड वाला करके बताओ कितना आ रहा है? 1.2 इंटू 100 प्लस 1.2 इंटू 50 प्लस 1.2 इंटू 200, इसका कितना आ रहा है? जल्दी कैलकुलेशन फास्ट करो भाई, फास्ट करो, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस में एप्टीट्यूड रीजनिंग भी रहेगा, ठीक है। 50 क्वेश्चन उसके रहेंगे, 50 आपका टेक्निकल, 50 नॉन टेक, और ये तो जानते ही हो टेक्निकल 150 क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का, नेगेटिव मार्किंग नहीं रहती, ठीक है। तो इसलिए भाई मैं सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर कर रहा हूँ, इस तरीके से आपको अप्रोच से पढ़ना है। कितना आया? किसी का आंसर आया? आंसर तुम ही लोग दोगे, नहीं तो आलसपन आ जाएगा, मैं ही आंसर देते रहूंगा तो आलसी हो जाओगे, ठीक है। क्लियर हुई बात? कितना आया आंसर? बताओ, जल्दी बताओ, तब फिर हम लोग क्रिटिकल लोड कॉम्बिनेशन पे बात करेंगे। 430 आ रहा है कि 420 आ रहा है? चेक करना एक बार, 430 आ रहा है कि 420 आ रहा है? हाँ चेक करो भाई, 430 आ रहा है कि 420 आ रहा है? ठीक। तो 1.2 इंटू डेड लोड लिया मैंने 100, लाइव लोड लिया 50, अर्थक्वेक लोड लिया 200, सब में 1.2 से मल्टीप्लाई भी किया, 1.2 पिक, तो 420 आ रहा है, ठीक। हाँ ठीक है। तो अब सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी है भाई? एक 225 आया आपका आंसर, ठीक, एक आपका 450 आया, ठीक, और एक 420 आया, ठीक है। एक आपका क्या आया? 420 आया, एक 420 आया। तो उस हिसाब से अगर मैं बात करूं, तो आंसर क्या हो जाएगा? आपका भाई? क्या हो गया इसको? हाँ छोड़ो, ठीक। आंसर बता रहा हूं मैं। आंसर जो आया आपका वो है डेड लोड प्लस 450, किसका ज्यादा आ रहा था? डेड लोड प्लस अर्थक्वेक लोड का आ रहा था ना, तो आंसर आपका डेड लोड प्लस अर्थक्वेक लोड का होगा। आंसर कितना हो गया? डिजाइन 450 किलो न्यूटन मीटर, ये आपका डिजाइन मोमेंट हो गया। और क्रिटिकल लोड कॉम्बिनेशन डेड लोड प्लस लाइव लोड, क्योंकि उसकी वैल्यू ज्यादा है, जिसकी वैल्यू ज्यादा है उसको आप लोगे। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? क्लियर हुआ? किसी को डाउट है इसमें बताओ, भाई? किसी को डाउट है? कुछ भी पूछना है तो पूछो, आप कुछ भी पूछना है पूछो, ठीक है। तो ये मैंने पूरा आपको आज डिज़ाइन मेथड्स के बारे में बताया। अब मैं एजम्पशंस के बारे में, इसके बाद एजम्पशंस के बारे में भी बताऊंगा,
ठीक है। तो ये डेमो लेक्चर था आज हमारा आरसीसी पे। मेरा कल वाला भी वीडियो जरूर जाके देखना आप, ठीक है, थियोडोलाइट का, ठीक, साथ ही साथ टाइप्स ऑफ सॉइल का, तो आपको चीज़ें क्लियर होगी किस टाइप से क्लासेस चल रही हैं, ठीक है। तो हमारा जो ऑनलाइन बैच है वो लाइव प्लस रिकॉर्डिंग रहेगा, प्रॉपर पीडीएफ दिया जाएगा आपको, जिसका प्राइस एकदम नॉमिनल रखा गया है 6,999 इंक्लूडिंग जीएसटी। 12 मंथ प्रोग्राम है जिसमें टेक के साथ साथ नॉन टेक भी आपको कराया जाएगा। नॉन टेक में छत्तीसगढ़ हो गया, इंडिया जीके हो गया, एप्टीट्यूड रीजनिंग हो गया, ठीक है। और अगर मैं ऑफलाइन की बात करूं, जो हमारा भिलाई सेंटर, ठीक है, कातुल बोर्ड में आप देखे होंगे जो न्यू बिल्डिंग है झरोका के सामने, आप अगर पहली बार देखे होंगे, भिलाई वगैरह वाले हैं वो जानते होंगे, गेट एकेडमी के जो न्यू बिल्डिंग है, आप वहाँ पे आके इंक्वायरी कर सकते हो, ठीक है, वहाँ आके सबसे मिल सकते हो। और उसकी जो ऑफलाइन की फीस है उसमें भी डेमो लेक्चर, ऑफलाइन में डेमो लेक्चर्स रहेंगे भाई, 5 दिन का आपको डेमो दिया जाएगा, 3 से 5 दिन का डेमो रहेगा, ठीक है, जिसमें कि पीडीएफ प्रोवाइड कराया जाएगा, वर्कशीट, बैग, ये सारी चीज़ प्रोवाइड कराई जाएगी। और इसका प्राइस है 14,999, ठीक है, 14,999, टेक प्लस नॉन टेक दोनों, ठीक है। और ये भी 12 मंथ का प्रोग्राम है, ठीक। साथ ही साथ हम लोग टारगेट किस एग्जाम्स को करने वाले हैं, सीजीपीएससी स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस, लेक्चरर असिस्टेंट प्रोफेसर, सीजी व्यापम जेई और एसएससी जेई, आरआरबी जेई, ये सारी एग्जाम्स को हम लोग टारगेट करने वाले हैं। तो कुल मिला के ऑल स्टेट एई जेई को भी हम लोग टारगेट यहाँ पे करेंगे, ठीक है, 12 मंथ के प्रोग्राम और इसमें, ठीक। क्या क्या चीज़ें कराई जाएगी, सारी क्लासेस जो हैं एक्सपर्ट एजुकेटर लेंगे जिनके पास 9-10 साल का एक्सपीरियंस है टीचिंग में और अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, उसके बेसिस पे ही हम उनको पढ़ाने दिया जाएगा, ठीक। रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशंस रहेंगे, प्रॉपर मॉनिटरिंग टू ईच स्टूडेंट ऑन रेगुलर बेसिस होगा, ठीक। असेसमेंट ऑफ परफॉर्मेंस थ्रू सब्जेक्ट वाइज टेस्ट होगा, ठीक है। सिस्टमेटिक सब्जेक्ट सीक्वेंस एंड टाइम बाउंड होगा, ठीक है। टाइम बाउंड में मतलब टाइम पे सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा आपका। और कॉन्सेप्ट प्रैक्टिस विद वर्कशीट होगा। क्लासरूम्स जो है बहुत ही अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है, फुली एसी क्लासरूम है, एकदम प्रॉपर आपको डिजिटल बोर्ड में आराम से बैठ के अच्छे से तैयारी कराई जाएगी, एक एक स्टूडेंट पे फोकस किया जाएगा, ठीक है। और अगर मैं बात करूं कि जो स्टूडेंट्स, जो लोग अभी कोई और हैं जो हो सकता है टेक्निकल पहले पढ़ चुके हों या हो सकता है नॉन टेक पहले पढ़ चुके हों, तो उनके लिए भी फैसिलिटी रखी गई है ऑफलाइन में, ठीक है। सिर्फ टेक्निकल वालों की जो फीस है वो 9,999 है इंक्लूडिंग जीएसटी, और नॉन टेक वालों की है 4,999 इंक्लूडिंग जीएसटी। क्लियर। तो ये सारी चीज़ें हैं ऑफलाइन और ऑनलाइन के बारे में, ठीक है। एसएससी जेई का भी आप देखोगे तो हमारा रिकॉर्डेड कोर्स चल रहा है, ठीक। साथ ही साथ हमारा अभी संभव लाइव बैच, ई बुक ऑल्सो हम लोग ई बुक भी प्रोवाइड करा रहे हैं, संभव लाइव बैच जो कि 999 में क्रैश कोर्स है ना एसएससी का, ये आपका भी चल रहा है। एफएम क्लास आपकी स्टार्ट हो गई है, एफएम से चल रहा है वो, ठीक है। और मतलब ये सारी चीज़ें थी जो मैंने आपको बताया, ठीक है। कल की वीडियो में हम लोग थियोडोलाइट देखे थे, ऐसे ही और भी टॉपिक लेके आऊँगा, आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, आप अपना फीडबैक दे सकते हो, ठीक है। और ये सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो अगर चैनल में नए हो, ठीक है। और कौन कौन से टॉपिक्स में आपको दिक्कत जाती है वो टॉपिक्स पे भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो एक जियोटेक का एक टॉपिक उठाया था मैंने, एक सर्वे का उठाया और एक आरसीसी का उठाया। अब देखते हैं ट्रांसपोर्टेशन वगैरह का भी कोई टॉपिक पे अपन लोग डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो इसके बाद आप क्वेश्चन लगाओ, आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे बनेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अब हम लोग मंडे को मिलेंगे, ठीक है, मंडे को मिलेंगे पीवाईक्यू सीरीज के साथ। लेवलिंग के पीवाईक्यू में करवाऊंगा, सर्वे के लेवलिंग के पीवाईक्यू में करवाऊंगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2024 से उठाऊंगा, 24, 23 बनना। 5 बजे आया करो भाई, 5 बजे आया करो, मैं एकदम कंसिस्टेंट के साथ 5 बजे आता हूँ। 5 बजे आप जुड़ो, ठीक है, इस चैनल पे एक से एक चीज़ें मैं लेके आऊँगा आप लोग के लिए, ठीक है। तो मिलते हैं आप नेक्स्ट क्लास में, अपना ख्याल रखो, घर में सुरक्षित रहो, धन्यवाद।